भले ही वो लड़ाई में जख्मी हुआ था, मगर उसके जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे। विशंबर से लड़ने के दौरान आए जख्मों के सामने तो ये जख्म काफी हल्के थे। इसलिए ध्रुवांश आधे दिन में ही होश में आ गया। मगर उसे पता चल गया था कि इस मुकाबले ने पूरी अकादमी में काफी हलचल मचा दी थी। वो बाहर जाकर उन लोगों से मिलने में भी आलस कर रहा था जिनकी नजरें अब बेशक उस पर टिकी हुई थी। ध्रुवांश चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। चेतना शक्ति उसके चारों ओर उमड़ रही थी। उसकी सांसें पहाड़ की तरह स्थिर और जोश से भरी थी। भले ही लुहार के साथ वो मुकाबला काफी खतरनाक साबित हुआ था, लेकिन उससे ध्रुवांश को काफी फायदा भी मिला था। सबसे पहले तो उसे एक शूरवीर स्तर के योद्धा की ताकत को परखने का मौका मिला था। अगर उसका सामना फिर किसी ऐसे योद्धा से होता तो अपने तजुर्बे से उसे पता होता कि उसे क्या करना चाहिए। इस बार वो लुहार का सामना करने में कामयाब तो हुआ, मगर ये एक सबक भी था कि लुहार कितना ताकतवर था। अगर वो 3 हमलों वाली शर्त ना होती तो ध्रुवांश को लुहार को हराने के लिए प्राचीन अमर पक्षी की शक्तियों का सहारा लेना पड़ता। लेकिन ये ऐसी जीत नहीं होती जो ध्रुवांश चाहता था। भले ही लुहार उसके और लैला के बीच खड़ा था, मगर ध्रुवांश के मन में उसके लिए कोई बुराई नहीं थी। लुहार भले ही उसके खिलाफ था, मगर वो एक इज्जतदार काबिल योद्धा था। अगर ये जिंदगी और मौत का सवाल नहीं होता तो ध्रुवांश उस पर जीत हासिल करने के लिए किसी और की ताकत का सहारा लेना नहीं चाहता था। ये उसका गुरूर था और साथ ही उन विरोधियों के लिए सम्मान दिखाने का तरीका भी जिन्हें वो दिल से मानता था। वो बात अलग थी कि अगर उसका विरोधी रोमांग जैसा बेईमान योद्धा होता तो ध्रुवांश जरा भी नहीं सोचता कि ईमानदारी से लड़ा जाए या बेईमानी से वो मुकाबला खत्म किया जाए। मगर ध्रुवांश के लिए लुहार की ताकत की बराबरी करना अभी बहुत दूर था। इसलिए ध्रुवांश अपनी इस जीत के बाद ढीला नहीं पड़ा, बल्कि वो अपनी ट्रेनिंग पर और भी ज्यादा मेहनत कर रहा था ताकि वो सच में लुहार से आगे निकल सके। अगली बार जब वो दोनों जंग के मैदान में आमने सामने आए, तब ध्रुवांश लुहार को बताए कि उसे अब इस 3 हमलों वाली शर्त की जरूरत नहीं थी। ये सोचते हुए ध्रुवांश मुस्कुराने लगा। उसने कमरे के ठीक बाहर के इलाके पर नजर डाली जहां से लैला कुछ देर पहले बाहर गई थी, और ध्रुवांश को अच्छी तरह पता था कि वो बाहर क्यों गई थी। उसने लाचारी से अपना सिर हिलाया और उस बदनसीब लड़के लुहार के लिए दुआ की। फिर उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। जहां ध्रुवांश अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था, वहीं उत्तरी कायनात अकादमी की एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर लुहार लाचारी से एक काले कपड़ों वाली लड़की के सामने खड़ा था। उस लड़की का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसके हाथ में एक काली लंबी तलवार थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लैला थी, जिसने गुस्से से भरी आवाज में लुहार से पूछा, तुम्हें मजा तो बहुत आया होगा ना इस लड़ाई में? क्योंकि अगर तुम्हें उस मुकाबले में भी मजा नहीं आया तो मुझे तुम्हारे साथ 2-2 हाथ करने में बहुत खुशी होगी। उसकी बात सुनकर लुहार ने अपनी नाक खुजलाई और वो मजबूरी के साथ मुस्कुराने लगा। तभी तलवार की तेज रोशनी की किरणें तूफान की तरह हवा को चीरती हुई उसके पास आईं। ये देखकर लुहार ने अपनी उंगलियां थपथपाईं और चेतना शक्ति की किरणें उस तलवार की रोशनी से मिलने के लिए निकली। वो चेतना शक्तियां जैसी तलवार की रोशनी से आकर टकराईं तो वो एक झटके में तबाह हो गई, जिससे लुहार चौकन्ना हो गया। लैला ने अपनी लराविया कला पर महारत हासिल कर ली थी। असल में लैला लराविया दल के 100 सालों के इतिहास में पैदा होने वाली सबसे काबिल योद्धा थी, और ये बात लुहार भी अच्छी तरह से जानता था। इसलिए उसने मजबूरी भरी आंख के साथ पीछे हटने का फैसला लिया ताकि वो लैला से बच सके। लुहार अच्छी तरह से जानता था कि जब लैला गुस्से में होती है तो वो किसी की भी नहीं सुनती, इसलिए वो बस उसे अपना गुस्सा निकालने दे सकता था। तलवार की रोशनी और चेतना शक्ति उस पहाड़ी चोटी पर एक दूसरे से टकराती गई, जिससे वहां पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। जो कोई भी संगामे को दूर से देखता वो हैरान रह जाता। ज्यादातर लोग जानते थे कि ये पहाड़ी लुहार के इलाके का हिस्सा थी। कौन उस पहाड़ पर चढ़कर लुहार से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा था, ये कोई नहीं समझ पाया। भले ही देखने वाले हैरान थे, लेकिन किसी ने भी इस बात का पता लगाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस देखा कि कैसे तलवार की तेज रोशनी की किरणें उस चोटी पर तूफान की तरह बरस रही थी। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद आखिरकार वो जाकर थमा। उसके थमने पर चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस सन्नाटे के बीच नजर आया कि पहाड़ का नजारा पहले जैसा सुंदर और शांत नहीं, बल्कि पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। जमीन पर गहरी दरारें मकड़ी के जाल की तरह फैली हुई थी। वहीं लुहार एक पत्थर के चबूतरे पर खड़ा था और उसका पहले वाला यकीन और सुकून कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके कपड़े भी कुछ जगह से फट गए थे। लुहार के बाल बिखरे हुए थे, जिससे वो काफी दयनीय दिख रहा था। हालांकि ये सब सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो लैला को अपना गुस्सा निकालने दे रहा था। लैला की ताकत ने वाकई उसकी उम्मीदों को पार कर दिया था। उसने अपने फटे कपड़ों को देखा, उसके बाद लैला की तरफ देखकर सावधानी से पूछा, क्या तुम्हारा गुस्सा अब शांत हो गया? इस पर लैला ने अपने गोरे चट्टे हाथों से
अपने लंबे बालों को संवारा। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने लुहार के सवाल का जवाब दिया। लुहार, मुझे उम्मीद है कि आखिरी बार होगा। मैं अब भी तुम्हें दोस्त मानती हूँ, लेकिन अगर तुम हद से ज्यादा आगे बढ़े तो मुझे तुम्हें अपना दुश्मन बनाने में भी कोई एतराज नहीं होगा। ये सुनते ही लुहार मजबूरी में मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने लैला से कहा, अगर वो मेरे जैसे का भी सामना नहीं कर पाता तो आगे आने वाली मुश्किलों को कैसे संभालेगा? तुम भी ये बात अच्छी तरह जानती हो लैला कि तुम अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। मैंने ठीक कहा ना? उसकी इस बात पर लैला खामोश हो गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर लुहार ने हल्के से आह भरी और अपनी बात आगे कही। लांघन और कितने समय तक टिक पाएंगे? 2 साल, शायद 3। उसके बाद क्या? वो नाम सुनते ही लैला कांप उठी और उसके छोटे हाथ तलवार को इतनी जोर से कसने लगे कि उसकी उंगलियों के सिरे तक सफेद पड़ गए। उसका शरीर अचानक से कमजोर और मजबूरी भरा लगने लगा था। इतने में लुहार ने अपनी बात जारी रखी। तुम लराविया दल की इकलौती उम्मीद हो लैला। तुम और कितने वक्त तक ध्रुवांश के पास रह सकती हो? शायद तुम्हें याद ही नहीं है कि तुम शाही परिवार में सबसे शुद्ध खून वाली हो, जिसका मतलब उस दल की अगली लीडर तुम्हें ही बनना है। तुम्हारे बहुत से चाहने वाले हैं जो लराविया दल के शाही परिवार के प्रति वफादार हैं, और उन्होंने सिर्फ तुम्हें अगले लीडर के रूप में देखा है। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं, इसलिए मुझे पता है कि तुम जिम्मेदारियों से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। इसलिए जब वक्त आएगा तब तुम्हें जरूर वापस लौटना होगा, और तब तुम्हें ध्रुवांश से दूर होना ही होगा। लैला, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी इस कहानी का अंत खुशहाली भरा तो नहीं होने वाला है। यह सुनते वक्त लैला कुछ देर के लिए शांत खड़ी रही, जिसके बाद उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार करूंगी जब तक कि वो ताकतवर नहीं बन जाता। इस पर लुहार ने भरते हुए कहा, उसके ताकतवर होने का इंतजार करोगी? ये बात छोड़ ही दो कि क्या वो वाकई उतना ताकतवर हो पाएगा कि तुम्हारे साथ हो सके। अगर वो इतना काबिल है भी तो भी क्या तुम्हारे पास इंतजार करने का वक्त है? बाकी 3 महान देव दल भी तुम्हारे दल पर नजर गड़ाए हुए हैं। लराविया दल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है लैला। एक वक्त पर जो शेर ताकत के जंगल का राजा था, वो अब बूढ़ा हो गया है। अब तुम ही इकलौती ताकत हो इस दल में, जो इस दल को न सिर्फ खत्म होने से बचा सकती है, बल्कि इसे वापस इसके शिखर तक पहुंचा सकती है। माफ करना, लेकिन हकीकत हमेशा इतनी बेरहम होती है। उसकी बातों के कुछ पल बाद लैला ने लुहार की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी और शांत थी, जब उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए अटल इरादे के साथ कहा, मुझे उस पर पूरा यकीन है लुहार, और प्यार के यकीन से बढ़कर इस दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। इस दौरान लुहार खामोशी से उसकी खूबसूरती देखता रहा और उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी लैला ने अपने हाथ लहराए और वो एक नजर लुहार की तरफ देखकर एक रोशनी में बदलकर वहां से तेजी से गायब हो गई। वहीं उसे पहाड़ से जाते देख लुहार मजबूरी में भरने लगा। दूसरी तरफ जैसा ध्रुवांश ने सोचा था, अगले कुछ दिनों तक पूरी उत्तरी कायनात आदमी उसी 3 हमलों वाले मुकाबले के बारे में बात करती रही जो उसने लुहार के साथ लड़ा था। यहाँ तक कि नए योद्धाओं का पूरा इलाका भी उत्साह से इसी के बारे में बात कर रहा था। ध्रुवांश कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इमारत में छिपकर अपनी ट्रेनिंग करने के। रही बात लैला की, तो उसने कुछ दिनों तक ध्रुवांश का ख्याल रखा। जब उसे यकीन हो गया कि वो पूरी तरह ठीक हो गया था, तभी वो 6वें चेतना इजाफा जाल की तरफ ट्रेनिंग करने के लिए चली गई। ध्रुवांश महसूस कर सकता था कि हाल ही में उसकी ट्रेनिंग की जरूरत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। इस पर ध्रुवांश मनी मन मजबूरी महसूस करने के सिवा और कुछ नहीं कर सका। उसे लैला की जिंदगी की बारीकियों का कोई अंदाजा नहीं था कि लैला के लिए ट्रेनिंग करना कितना जरूरी था। वो जानता था कि ऐसा करने के पीछे जरूर जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन वो जिम्मेदारी क्या थी और क्यों थी, इस बारे में ध्रुवांश कुछ नहीं जानता था। इस बीच एक रात ध्रुवांश अपने कमरे में बैठा ट्रेनिंग कर रहा था, जब उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका शरीर हिला और वो कुछ महसूस कर तेजी से इमारत की छत पर पहुंच गया, जहां उसे लुहार दिखाई दिया। लुहार इस वक्त अपने हाथ बांध कर खड़ा था, जिसे देखकर ध्रुवांश के माथे पर हल्की परेशानी दिखने लगी। इस परेशानी के साथ उसने कहा, तुमने लैला से ऐसा क्या कह दिया? मैं देख रहा हूं कि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रही है। आखिर बात क्या है? यह सुनकर लुहार पीछे मुड़ा और उसने ध्रुवांश को एक नजर देखकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह कहने के बजाय कि वो इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर रही है, तुम ये क्यों नहीं कहते वो तुम्हारा बोझ हल्का करने की कोशिश क्यों कर रही है? इस पर ध्रुवांश की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई और उसने तुरंत सवाल किया, मेरा बोझ हल्का करने की कोशिश? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वहीं उसके सवाल पर लुहार आसमान में चमकते चांद की तरफ देखने लगा और उसने भरते हुए कहा, क्या तुमने लराविया दल के बारे में सुना है?
ध्रुवांश की आंखें लुहार पर टिक गईं। चेतनांक बाजार में उसने एक बुजुर्ग को लराविया दल का जिक्र करते हुए सुना था। हालांकि उसे इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं थी। सभी जानते थे कि लेवीरिया बहुत बड़ा ग्रह था। उत्तरी हिस्से को तो भूल ही जाओ, जिस जगह में वो दोनों अभी थे, उत्तरी कायनात महाद्वीप, जहां उत्तरी कायनात अकादमी थी, वो भी लेवीरिया के अनगिनत महाद्वीपों में से सिर्फ एक था। इस दुनिया में बहुत सी चीजें थी जिनसे ध्रुवांश अनजान था, क्योंकि उसके पास उनके बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था। इतने में लुहार ने ध्रुवांश से आगे कहा, लेवीरिया में बहुत पुरानी विरासत वाले कई शक्तिशाली दल हैं। उदाहरण के लिए बर्फानी दल और अग्नि दल है। ये दो दल हैं जो लेवीरिया में काफी ज्यादा मशहूर हैं। लराविया दल भी ऐसे दलों में से एक है। अपने चरम पर लराविया दल किसी भी अन्य दल से ज्यादा ताकतवर था। यहाँ तक कि उत्तरी कायनात अकादमी भी अपने इतने पुराने और खतरनाक इतिहास के बावजूद लराविया दल से ज्यादा ताकतवर होने का दावा नहीं कर सकती थी। ये सुनते हुए ध्रुवांश के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो ये तो नहीं जानता था कि बर्फानी दल और अग्नि दल कितने ताकतवर थे, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि उत्तरी कायनात अकादमी एक बेहद शक्तिशाली जगह थी। अभी तक तो ध्रुवांश ने सिर्फ उत्तरी कायनात अकादमी के एक छोटे से हिस्से को ही जाना था, और लराविया दल जिससे लैला आती थी असल में इतना ज्यादा ताकतवर था, इसका ध्रुवांश को कोई अंदाजा ही नहीं था। तभी लुहार ने ध्रुवांश की हैरानी देखकर उसे बताया, लेकिन मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ वो लराविया दल के सुनहरे दौर की बात है। आज हालात काफी अलग है ध्रुवांश। दरअसल लराविया दल लेवीरिया के सबसे पूर्वी इलाके पूर्वी स्वर्ग इलाके में है। पूर्वी स्वर्ग इलाके में तारों जितने महाद्वीप और शक्तिशाली दल हैं। इनमें से 4 महान देव दल इस इलाके पर शासन करते हैं। अनगिनत दूसरी ताकतें जो वहाँ मौजूद हैं इन चारों महान देव दलों से जुड़ी हुई हैं। एक तरह से इन चारों दलों को राजाओं की तरह माना जाता है। इतने में लुहार ने ध्रुवांश को उस इलाके के बारे में आगे बताना जारी रखा। लराविया दल इन चारों महान देव दलों में से एक है। 4 महान देव दल हजारों सालों से पूर्वी स्वर्ग इलाके में बसे हैं और लगातार एक दूसरे से युद्ध करते हुए खून के कर्ज के ऐसे पहाड़ जमा कर चुके हैं जिन्हें धोना अब नामुमकिन हो चुका है। कहा जा सकता है कि उनके बीच कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी है। लराविया दल पहले के वक्त में इन चारों महान देव दलों में सबसे ऊपर था। उन्होंने अन्य 3 देव दलों को दबा कर रखा था, जो उनके तेज धार वाले हथियारों के पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन अफसोस उन्होंने उस समय अपनी किस्मत को कुछ ज्यादा ही चमकने दिया, और इसी वजह से उनकी मौजूदा मुरझाई हालत हुई है। लुहार ने इतना कहकर गहरी सांस ली, जिसके बाद उसने कहा, देखा जाए तो पिछले 100 सालों में लराविया दल के काबिल योद्धाओं की काबिलियत बिगड़ती जा रही है। लराविया शाही खानदान के ज्यादातर मुख्य सदस्य उस कमजोर पड़ चुकी लकड़ी को कुतरने वाले दीमकों की तरह है। लैला के ज्यादातर रिश्तेदार हकीकत को मानने को तैयार ही नहीं है, और वो पहले के वक्त में ही जीते जा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका लराविया दल पहले के मुकाबले बेहद कमजोर हो चुका है। कुछ दशक पहले लैला के पिता लराविया दल में सबसे काबिल और ताकतवर योद्धा थे। अगर वो लराविया दल को संभालने में सक्षम होते तो इस दल के हालात जरूर बदल जाते। लेकिन अफसोस कि 4 महान देव दलों के बीच हुई एक घमासान जंग के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बचाने की लाख कोशिशों के बावजूद मारे गए। ये कहते वक्त लुहार की आंखों में हल्की मायूसी नजर आने लगी, जिसके चलते उसके लफ्ज बीच में ही रुक गए। लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेकर ध्रुवांश को आगे बताया, उनकी मौत लराविया दल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लैला के दादाजी लांघन के पास लीडर बनने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा, ताकि वो एक बार फिर पूरे विशाल दल को सहारा दे सके। उस समय शायद वो भी बेहद मायूस थे। लराविया दल के सभी लोगों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस महान जिम्मेदारी को निभा सके। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। जैसे जैसे लैला बड़ी हुई उसने एक ऐसी काबिलियत दिखाई जो उसके पिता से कहीं ज्यादा थी। उस वक्त ही तय हो गया था कि दल की अगली लीडर लैला ही बनेगी। तो क्या होगा जब ध्रुवांश को पता चलेगी लैला की पूरी सच्चाई, और कैसे उसे अपना